हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर एल के तिवारी आज राजनीति विज्ञान के अंतर्गत अधिनायक तंत्र पर चर्चा करने जा रहा हूं, जिसमें कि इसे निरंकुश तंत्र भी कहते हैं, सर्वाधिकारवाद भी कहते हैं। दोनों में क्या अंतर है, थोड़ा सा अंतर को भी यहाँ स्पष्ट करेंगे। सामान्यतः दोनों को अधिनायक तंत्र के अंतर्गत ही हम रखेंगे और साथ साथ उसके अर्थ, स्वरूप, लक्षण, गुण, दोष का भी चर्चा करेंगे तथा लोकतंत्र और अधिनायक तंत्र में क्या अंतर है, इन सब चीज़ों की का आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि शासन का जो स्वरूप होता है वह कई तरह के होते हैं। उसी स्वरूप में से अधिनायक तंत्र या अधिनायकवाद एक स्वरूप है। जैसे राजतंत्र में वंशानुगत होते हैं, गणतंत्र में जनता के शासक जो जनता के प्रतिनिधि होते हैं। इनमें राजतंत्र में भी लोकतंत्र मिलता है, जैसे इंग्लैंड में। गणतंत्र में भी लोकतंत्र होता है, कुलीन तंत्र कुछ व्यक्तियों का शासन होता है। अधिनायक तंत्र में या अधिनायकवाद में, अधिनायक तंत्र में एक अधिनायक होता है, सर्वोसर्वा होते हैं, उसके ऊपर कोई नहीं होता, वह सर्वोसर्वा होते हैं। तो उसी की आज चर्चा करने जा रहा हूँ। तो अधिनायक तंत्र के हम दो रूप देखते हैं, निरंकुश तंत्र और सर्वाधिकारवाद। निरंकुश तंत्र को भी अधिनायक तंत्र ही कहते हैं, लेकिन इसमें थोड़ी बहुत व्यक्ति की स्वतंत्रता या अधिकार की गुंजाइश होता है। जबकि सर्वाधिकारवाद जो होते हैं, यह इसमें जो है जो किसी तरह का व्यक्ति की कोई स्वतंत्रता नहीं, व्यक्ति सिर्फ जी रहा है तो राज्य के लिए जी रहा है। जैसे मुसोलिनी ने जो है जो फांसीवाद में जो है इस शब्द का प्रयोग किया था। तो ये दोनों में मूल अंतर है कि ये निरंकुश तंत्र में थोड़ी बहुत व्यक्ति को स्वतंत्रता और अधिकार की संभावना रहती है, जबकि सर्वाधिकारवाद में कोई भी स्वतंत्रता और अधिकार की कोई नहीं, माने व्यक्ति जो जी रहा है वह सिर्फ राज्य के जी रहा है। तो मूलतः लेकिन दोनों में बहुत अंतर नहीं किया जा सकता है। हम सभी को अधिनायक तंत्र के अंतर्गत ही रखते हैं। अधिनायक तंत्र को और कई शब्दों से भी प्रयोग किया जाता है, जैसे अधिनायक तंत्र को निरंकुश तंत्र कहें, आताताई तंत्र कहें, तानाशाही शासन कहें, स्वेच्छाचारी शासन कहें, एकाधिकार नायकत्व या परम सत्तावादी, सर्वसत्तावादी, इन सब शब्द का है। लेकिन सभी को मिला के हम क्या कहेंगे कि अधिनायक तंत्र ही शब्द का हम प्रयोग करेंगे। आगे हम इसमें देखते हैं कि अधिनायक तंत्र क्या है। अधिनायक तंत्र, जिसको डिक्टेटरशिप भी कहा जाता है, यह शब्द सर्वप्रथम प्रयुक्त जो है रोम के लोगों ने किया था। रोम गणतंत्र में क्या था कि अधिनायक तंत्र जो है संकटकालीन स्थिति में किसी एक व्यक्ति के अस्थायी रूप से सीमित अधिकार प्राप्त कर लेने से था। संकट टल जाने के बाद जो है एकाधिनायक की जो है अधिनायक की जो असीमित अधिकार थे वो समाप्त हो जाता था, और उसको छोड़ते समय जो है उसके शक्ति का जो है जो प्रयोग किया था अधिनायक, उसका ब्यौरा देता था। यानी विधान और शासितों के प्रति उत्तरदायी अधिनायक तंत्र की विशेषता थी। लेकिन आधुनिक युग में क्या हुआ कि एक व्यक्ति या वर्ग के स्वार्थ के लिए विधान का उल्लंघन कर जो है अधिनायक बना। यानी अधिनायक तत्व जो है विधान या संविधान का उल्लंघन करते हुए जो है वह शासक सर्वोसर्वा बन गया, यानी निरंकुश, जिस पे कोई अंकुश ना हो, ऐसा बन गया। सामान्यतः अधिनायक वह कर्मठ व्यक्ति हुआ जो स्वयं राष्ट्रीय प्रतीक बनकर किसी रहस्यात्मक आकर्षण द्वारा अपने प्रति आदर का भाव जगा सके तथा इस आधार पर लोगों को महान होने का अनुभव करा सके कि वो से संबंधित था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अधिनायक जो है अपने आप में वह कर्मठ व्यक्ति हुआ जो सर्वोसर्वा बताएगा, हम जो कर रहे हैं वह आपकी भलाई के लिए कर रहे हैं, राष्ट्र की भलाई के लिए कर रहे हैं, और इस तरह से जो है जो वह अधिनायक बन गया। इस प्रकार अधिनायक तंत्र यानी डिक्टेटरशिप एक निरंकुशता या निरंकुश सरकार की एक प्रणाली है, जिसमें एक व्यक्ति या कुछ व्यक्ति सभी राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सैनिक शक्तियां रखते हैं, और वह शासक जो है अपने अधिकारों का बहुत मनमाने उपयोग करते हैं, और वह सत्ता जो प्राप्त करता है वह सत्ता बलपूर्वक प्राप्त करता है। ध्यान में रखना है कि वह शक्ति का प्रयोग मनमाने करते हैं, और सत्ता का जो आधार उसका होता है बल होता है, बलपूर्वक सत्ता प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पे हम संक्षेप में अधिनायक तंत्र क्या है उसको हम बताने की कोशिश किए। अब हम देखते हैं कि अधिनायक तंत्र की परिभाषा क्या है। तो जैसे शाब्दिक अर्थ में डिक्टेटरशिप जो है, जिसको तानाशाही कहते हैं, लैटिन भाषा शब्द से बना है, जिसका नाम होता है अधिनायक, यानी स्वयं में नायक, उससे बड़ा कोई नहीं, वो जो कहता है वही सही सब चीज़ है। उसी तरह से न्यूमैन ने जो है इसकी परिभाषा क्या है कि तानाशाही से हमारा अभिप्राय एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के शासन से है जो राज्य में सत्ता पर
बलपूर्वक अधिकार कर लेते हैं। यहाँ पे ध्यान रखना है कि सभी कहता है सत्ता पर जो है ये अधिकार करते हैं बलपूर्वक। राजतंत्र में वंशानुगत होता है, गणतंत्र में क्या होता है कि जनता के प्रतिनिधि होते हैं, अधिनायक तंत्र में जो है जो अधिनायक होता है, चाहे वह एक व्यक्ति हो या कुछ व्यक्तियों का जो समूह होता है, वह बलपूर्वक अधिकार प्राप्त कर लेता है और उसका असमित रूप से उसका प्रयोग करता है। लगभग इसी तरह की ये सारी परिभाषाएं यहाँ पे है। हम आगे और देखते हैं कि अधिनायक तंत्र की कुछ लक्षण और विशेषता, उपयुक्त अर्थ और परिभाषा के आधार पे अधिनायक तंत्र के हम यहाँ पे लक्षण बता सकते हैं। जैसे एक नेता का शासन, जैसे अधिनायक तंत्र एक व्यक्ति का शासन हो सकता है, कुछ व्यक्तियों में भी एक नेता होता है, अब वही जो कहता है वही सर्वोसर्वा होता है। इसमें क्या होता है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता के शत्रु हैं, इसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं रहती है। साथ साथ राष्ट्र उग्र राष्ट्रवाद में विश्वास करते हैं, यानी व्यक्ति जी रहे हैं सिर्फ राष्ट्र के लिए, राज्य के लिए, राष्ट्र से बाहर कुछ नहीं है। जनमत निर्माण के साधन जो होते हैं उस पर कठोर शासकीय नियंत्रण होता है। यह सर्वाधिकारवाद है, मतलब मुसोलिनी ने कहा है कि सब कुछ राज्य के भीतर है, राज्य के बाहर कुछ भी नहीं है, राज्य के विरुद्ध भी कुछ नहीं, यानी जो कुछ है व्यक्ति जो है वह सब कुछ राज्य के लिए है। ये सर्वाधिकारवाद। निरंकुश तंत्र में हम बताए थे कि थोड़ा सा जो है वह भी अधिनायक तंत्र है, लेकिन उसमें थोड़ी बहुत व्यक्ति की जो है स्वतंत्रता या कुछ थोड़ी बहुत अधिकार की गुंजाइश होता है। यहाँ पे आते हैं कि लोकतंत्र या विरोधी होता है, ये इसके एक लक्षण है। मुसोलिनी लोकतंत्र को सड़ा हुआ शव या संसद को बकवास की दुकानें कहता था। हिटलर ने जो है जो मूर्खों, पागलों और कायरों की व्यवस्था लोकतंत्र कहा। हिटलर ने यहाँ तक कहा है कि क्या 100 मूर्ख एक अक्लमंद का निर्णय ले सकता है। तो इस तरह से ये सारी कुछ वक्तव्य है जो ये बताते हैं कि ये लोकतंत्र के, अधिनायक तंत्र के जो है लक्षण को उजागर करता है। वहीं जो है जो यह साम्राज्यवादी और युद्ध प्रिय इसका दृष्टिकोण होता है। हिटलर ने कहा कि पुरुष के लिए जीवन में युद्ध का वही स्थान है जो स्त्री के जीवन में मातृत्व का, माना पुरुष को युद्ध ही लड़ना है। तो ये सारी विशेषताएं या लक्षण जो है अधिनायकवादी तंत्र में देखने को मिलता है। अब आते हैं अधिनायक तंत्र के स्वरूप की अगर हम बात करें तो सरकार के रूप में अधिनायक तंत्र दो तरह के होते हैं, व्यक्तिगत अधिनायक तंत्र और सामूहिक अधिनायक तंत्र। तो उसी तरह से सामाजिक शक्ति के आधार पे भी हम देखते हैं व्यक्तिगत अधिनायक तंत्र और सामाजिक। व्यक्तिगत अधिनायक तंत्र में क्या होता है कि इसके जो सहायक वर्ग होते हैं, दल, निजी या सेना, चर्च, ये इसके सहायक होते हैं। और जब सामूहिक अधिनायक तंत्र में क्या होते हैं कि ये वर्ग जो होते हैं यही अपने आप में जो अभी अधिनायक के रूप में भूमिका निभाते हैं। उसके बाद एक और स्वरूप है परिणात्मक स्वरूप के आधार पर अधिनायक तंत्र के भी दो वर्ग होते हैं, जैसे एकात्मक अधिनायकवाद और बहुलवादी। एकात्मक अधिनायकवाद में एक वर्ग या एक व्यक्ति का जो है जो शासन होता है, और बहुलवादी अधिनायकवाद में क्या होता है, इसमें कई शक्तियां व्यक्ति या वर्ग हों जो पूर्ण रूप से अपने को अधिनायक के अधीन न करे तथा सत्ता के लिए परस्पर होड़ करे। परंतु ऐसी स्थिति में भी जो है क्या होता है कि अधिक शक्तिशाली एक व्यक्ति या वर्ग का अस्तित्व होता है। तो ये सारे इसके स्वरूप देखने को मिलते हैं। आते हैं अधिनायक तंत्र के कुछ गुण को देखेंगे कि अधिनायक तंत्र, जब लोकतंत्र, अक्सर जहाँ जहाँ अधिनायक तंत्र का उदय हुआ है अक्सर वहाँ पे पहले लोकतंत्र था। लोकतंत्र की व्यवस्था से व्यक्तियों में जो निराशा और व्यवस्था और संतोष अभाव के कारण जो है जो अधिनायक तंत्र का उदय हुआ। तो इसीलिए हम देखते हैं अधिनायक तंत्र के कुछ इसके गुण बताए जाते हैं कि अधिनायक तंत्र में शासन कुशल होता है। क्यों होता है कि सारी शक्तियां जो है एक व्यक्ति में निहित होने के कारण न केवल निर्णय शीघ्रता से लिए जाते हैं वरन निर्णयों के क्रियान्वयन भी शीघ्र होता है। हर समय अधिकारी सतर्क रहते हैं, सचेत रहते हैं, सक्रिय रहते हैं। इन सब कारणों से जो है जो शासन में कुशलता रहती है अधिनायक तंत्र में। दूसरी इसकी जो गुण ये है कि देश का तेजी से इसमें विकास होता है, या इसमें इसका विकास का मालूम है कि एक नेता होता है, एक ही योजना होता है, एक ही विकास के लक्ष्य होते हैं। इस तरह से वहाँ पर आर्थिक विकास या सर्वांगीण विकास आप कहें तो तेजी से भौतिक विकास
तेजी से अधिनायक व्यवस्था में होता है। इसके साथ साथ देश में एकता की स्थापना में अधिनायक तंत्र बहुत ही सहायक होते हैं। उसी तरह से राष्ट्र की भावना जागृत करने में यह काफ़ी सहायक होता है। इसके साथ साथ और सारे गुण हैं कि अधिनायक तंत्र व्यवस्था में देश का बहुमुखी विकास होता है। जैसे आप उदाहरण के लिए रसिया, जर्मनी, चीन, इटली, टर्की, स्पेन में जब अधिनायकवादी व्यवस्था देखने को मिलती है, ये गुण वहाँ थे तो वहाँ का विकास तेजी से हुआ। संकट काल में तानाशाही व्यवस्था ही सर्वोपरि माना जाता है, क्योंकि अभी आप देखते हैं कि भारतीय संविधान में भी जो है संकट काल में क्या किया गया, सारी शक्ति एक जगह उत्पन्न यानी पुंज किया गया, संकटकालीन व्यवस्था की गई है। इससे क्या होता है कि हम युद्धकालीन संकट में जो है जो अच्छी तरह से शासन करते हैं, आदेश की एकता बनी रहती है। तो ये सारी चीज़ों के कारण भी जो है अधिनायक तंत्र के अंतर्गत ये गुण आते हैं। अधिनायक तंत्र मानव हितों की पूर्ति करता है। मानव क्या करता है, मनुष्य में स्वभावतः अपने हितों की रक्षा की इच्छा अवश्य होती है। वह अपनी रक्षा चाहता है, चाहे वह किसी के द्वारा किया जाए, यानी मनुष्य की रक्षा किसी के द्वारा जाए। अपनी समस्याओं का समाधान चाहता है। आम जनता को इससे कोई मतलब नहीं होता है कि उसका रक्षा व्यवस्था कौन करता है और वह कौन सुरक्षा देता है और कौन उसके हितों की पूर्ति करता है। तो हितों की पूर्ति करने वाला चाहे लोकतांत्रिक शासक हो या अधिनायक शासक हो, जनता तो यही चाहता है कि उसके हितों की रक्षा हो, उसकी सुरक्षा की व्यवस्था हो। तो इन कारणों से भी हम कहते हैं कि अधिनायक तंत्र में जो है मानवीय हितों की पूर्ति होता है। ये भी एक गुण है या विशेषता है। इसके साथ साथ जो है विकासशील राज्यों के लिए राजनीतिक और आर्थिक विकास की संक्रमणकालीन परिस्थितियों में भी अधिनायक तंत्र उपयोगी है, क्योंकि राजनीतिक अनुशासन बनाए रखने के लिए अधिनायक तंत्र अधिक उपयोगी सिद्ध हो सकता है। तो ये सारे इनके गुण बताए जाते हैं, लेकिन अधिनायक तंत्र के कुछ दोष भी हैं। यानी हम देखेंगे कि जो लोकतंत्र के जो गुण हैं और अधिनायक तंत्र के दोष हैं, वही जो है अधिनायक तंत्र के लिए जो है जो यानी अच्छा नहीं माना जा सकता। जैसे अधिनायक तंत्र के जो दोष हैं वह है कि अधिनायक तंत्र में व्यक्ति के व्यक्तित्व का सम्मान नहीं होने के कारण व्यक्ति को सब कुछ सुविधा होते हुए भी उसे अपने व्यक्तित्व विकास की अपनी इच्छा अनुसार विकसित करने का वातावरण नहीं मिल पाता है, यानी वह अपने जेल जैसी स्थिति उत्पन्न करता है। अधिनायक तंत्र शासन व्यवस्था में अत्याचार और अनाचार का बोलबाला होता है, बर्बरता देखने को मिलती है। इसमें जो है अगर कोई भी शासन के विरुद्ध बोलता है तो उसे देशद्रोही कहकर मौत के घाट उतार दिया जाता है। तो ये सारी व्यवस्था है, यानी बोलने की कोई स्वतंत्रता अधिनायक तंत्र में नहीं होता है। साथ साथ तानाशाही व्यवस्था देश के लिए अहितकर होता है। कभी भी जो है जो तानाशाही व्यवस्था अधिक समय तक नहीं रह पाया है। अधिनायक तंत्र में जो है व्यक्ति के तन मन के धन सभी कुछ जो है जो वह अधिनायक के अधीन हो जाता है। उसकी कोई स्वतंत्रता नहीं होती है, व्यक्ति का कोई क्रियाशीलता नहीं होती है। साथ साथ जो है अधिनायक तंत्र में क्या होता है कि क्रांति और षड्यंत्रों का भय बना रहता है, साम्राज्यवाद और युद्ध को प्रोत्साहन देता है, स्वतंत्र और निष्पक्ष न्याय की व्यवस्था नहीं होती है, साथ साथ जो है उचित लोक मत का अभाव होता है। तो ये सारे दोष भी अधिनायक तंत्र की व्यवस्था में हम देखने को मिलता है। अब हम आते हैं कि लोकतंत्र अच्छा है या अधिनायक तंत्र अच्छा है। तो इन दोनों का अगर हम तुलनात्मक अध्ययन करें तो लोकतंत्र श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ है, तो इसके ये सब सारे तर्क बताए जा सकते हैं कि लोकतांत्रिक शासन में जनता का शासन होता है, परंतु अधिनायक शासन में जो है एक व्यक्ति या एक दल का शासन होता है। लोकतंत्र शासन में जो है जनता के को महत्व दिया जाता है, जबकि अधिनायक तंत्र में जनता को महत्व नहीं दिया जाता है। लोकतंत्र में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावना रहती है, जबकि अधिनायक तंत्र में इसकी अवहेलना की जाती है। लोकतंत्र में जनता के प्रति जनता शासक जो होते हैं जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं, जबकि अधिनायक तंत्र में इस तरह की बात नहीं देखने को मिलती है। साथ साथ लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का जो उद्देश्य होता है व्यक्ति के जीवन का विकास करना है, जबकि अधिनायक तंत्र में जो है व्यवस्था का जो उद्देश्य होता है राज्य का विकास होता है। तो इस तरह से और हम अंतर को देख लें कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता को जो है वाद विवाद, भाषण, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है, जबकि अधिनायक तंत्र में यह अधिकार जनता को प्राप्त नहीं होता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था
में जो है राजनीतिक दल जो है लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है, अतः दल के गठन की व्यवस्था होती है, जबकि अधिनायक तंत्र में राजनीतिक दल के गठन पर प्रतिबंध होता है। उसके साथ साथ जो है लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार शांतिपूर्ण तरीके से सत्ता में जो है परिवर्तन हो जाता है, जबकि अधिनायक तंत्र में क्रांति के द्वारा परिवर्तन होता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था विश्व शांति में विश्वास करता है, जबकि अधिनायक शासन व्यवस्था जो है युद्ध और हिंसा में विश्वास करता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में क्या होता है कि राज्य, समाज और शासन सरकार में भेद होता है, परंतु अधिनायक तंत्र में इसमें भेद नहीं देखने में मिलता। उपर्युक्त विवेचना से स्पष्ट है कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अधिनायक शासन व्यवस्था से श्रेष्ठ है। इस तरह से आप कह सकते हैं। इसके साथ साथ जो है निष्कर्ष में हम यह बोलेंगे कि अधिनायक तंत्र में क्या होता है कि मनुष्य को मनुष्य नहीं बनाती, उसे मनुष्य के रूप में रहने भी नहीं देता है। इसमें मानव का व्यक्तित्व दब कर रह जाता है। इसमें सारी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के उपरांत भी मनुष्य में कुछ कमी सी महसूस होती है। उसका जीवन क्या होता है, कैदी जैसा लगता है। अतः सोचने विचारने की, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के वातावरण में ही मनुष्य अच्छा महसूस करता है, और ये चीज़ें कहाँ मिलता है, लोकतांत्रिक व्यवस्था मिलता है। अतः अधिनायक तंत्र सभी आकर्षणों के बावजूद जनसाधारण द्वारा अमान्य रहा है। कहीं भी अधिनायक तंत्र लंबे समय तक स्थिर नहीं रहा है। तो इस तरह से हम देखें कि इस के अंतर्गत आज हम जो अध्ययन किए कि अधिनायक तंत्र क्या है, अधिनायक तंत्र की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, अधिनायक तंत्र के कौन कौन से स्वरूप हैं, अधिनायक तंत्र के कौन से गुण हैं, दोष हैं, और लोकतंत्र और अधिनायक तंत्र में क्या अंतर है, इनका हम आज चर्चा किए।